नए पासपोर्ट का पहला स्टैम्प डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑन 29th ऑफ अक्टूबर 2025। बहुत खुशी हो रही है आज वापस जाते हुए, बट सीरियसली आसान नहीं है भाई। चाइना वापस से जाके ये ई पासपोर्ट आया, ये देखो चिप है इसके अंदर, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे आगे के ट्रैवलिंग के लिए। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई भाई मेरी अभी यहाँ पर बोर्डिंग पास लेते टाइम पे। खतरनाक भाई, एकदम से जो स्पीड पकड़ी है ना अभी ट्रेन ने, दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा तेज लग रही है। सामने देखो चाइना की एंट्री के लिए ना प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए लगेगा। टोल देखो भाई, टोल भी शो कर रखा है इन्होंने प्रॉपर, और टोल पे जितने गेट हैं उतने गेट शो कर रखे हैं, और इसमें ना लेन चेंज हो रही है तो लेन भी दिखा रहा है। लो भाई एक फीचर और देख लो, ये देखो यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर चल रही है गिनती कितने सेकंड की रेड लाइट है, सेम गिनती यहाँ पर चल रही है। बैंक वैसे तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, बट मुझे कैश लेने में लग गया भाई घंटा। एक्साइटमेंट में कीज ही लेना भूल गया था भाई। गाड़ी कहाँ है मेरी? वोरी 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 वोरी, ये खड़ी है भाई अपनी थार। आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। बोल जय श्री राम, जय श्री राम। Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. लगभग 1.5 महीने बाद वापस से टर्मिनल 3 पहुंच गया हूँ भाई। इसके बीच मतलब इस 1.5 महीने में मैंने फ़्लाइट्स ली हैं एक दो, किसी काम से इंडिया में ट्रैवल किया था, बट टर्मिनल 3 नहीं आया था एक भी बार। और आज वापस से एकदम से फ्लैशबैक आ गया कि चाइना से जब आया था ना, तो यहीं पर इसके नीचे अराइवल्स पे आया था, और वहाँ पर आयुष और आकाश पिक करने आए थे मुझे। बट चलो फटाफट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और अपने गेट पर चलते हैं जहाँ से फ़्लाइट लेनी है। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। ठीक है आदिल भाई, थैंक यू सो मच। सेफ जर्नी, सेफ थैंक यू भाई, जर्नी। थैंक यू। चलो भाई ठीक है, जर्नी। चलो ठीक है भाई, चलो थैंक यू। मिलते हैं 2-3 महीने में। चलो बाय। चलो जी निकला जाए। इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, मैं कैब करने वाला था बट डिले हो रही थी, सैया ने पूरा खींच के फटाफट पहुंचा दिया। आते टाइम मेरा बैग था 13 kgs और जाते टाइम में 19 किलो। फर्स्ट टाइम इतना नज़दीक हूँ मैं 20 किलो के, क्योंकि सिर्फ 20 किलो अलाउड है। पर ठीक है चलो, ज़्यादा नहीं है एटलीस्ट। चलो जी चेक इन कम्प्लीट। और इस टाइम पे ना मेरे को 3 बार चेक इन करना पड़ेगा। एक यहाँ पर, अगली यहाँ से मेरी फ़्लाइट है थाईलैंड की, वहाँ पर वापस से मेरे को बोर्डिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद थाईलैंड से मेरे को जाना है ज़ियान से मेरे को वापस से बोर्डिंग करनी पड़ेगी गोलमुड के लिए। और अलग अलग एयरलाइन होने की वजह से मुझे 3 अलग अलग बोर्डिंग पास लेने पड़ेंगे। अगर सेम इंडिगो यहाँ से गोलमुड जा रही होती तो यहीं पर ही तीनों का चेक इन हो जाता। नए पासपोर्ट का पहला स्टैम्प डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑन 29th ऑफ अक्टूबर 2025। चलो जी अब देखते हैं इस पर कितने स्टैम्प लगते हैं और कितनी जल्दी भरता है पासपोर्ट। 1 hour later. ये माइक मैंने ना निकाला भी नहीं था सिक्योरिटी चेक के टाइम, और अभी मैं बोर्डिंग गेट पे पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि माइक ही नहीं है भाई। फिर लगा मुझे कहीं सिक्योरिटी चेक पे गिर तो नहीं गया। भागा गया भाई, 8 से 9 मिनट लग गए, सोचो इतना दूर था। और एक तो मैंने ना आज जो चेक इन किया वो नॉर्मल सिक्योरिटी चेक से नहीं किया था, वो मैंने पीछे की साइड से किया था, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने उनको बोला तो जहाँ से एयर होस्टेस और पायलट एंटर करते हैं ना पीछे की साइड से, वहाँ से एंटर किया मैंने। तो वो दूर भी था थोड़ा, भाग के गया तो वहाँ पर उन्होंने साइड में निकाल के रखा हुआ था। कहते इज़ दिस योर्स? नहीं, हाँ जी थैंक यू सो मच। तो वो कह रहे गिर गया था वो नीचे, मतलब वैसे भूला नहीं था मैं, मुझे पता ही नहीं था मेरी टी शर्ट पे नहीं है। अब यही दिक्कत है इस वाले माइक की ना, जो एक दूसरा माइक है इसमें प्लग सा आता है वो ठीक रहता है, वो गिरने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें ना आर पार चिपक जाता है, ये मैग्नेट है, तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है कि गिर जाता है। ये वाला है भाई अपना बोर्डिंग गेट, बट अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मेरी टांगे हो गई हैं दर्द। थोड़ा ठीक से बैठ जाऊँ कि फ़्लाइट में टांगें आती नहीं हैं ठीक से। और मेरे को मिली आज मिडल सीट। ठीक है, मैंने सीट सेलेक्ट नहीं की थी, 3 फ़्लाइट थी, मैंने कहाँ की सेलेक्ट कर लूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स। काफ़ी लंबे टाइम बाद इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लगभग 40-45 दिन हो गए हैं। बट ठीक है चलो एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है आज वापस जाते हुए, बट सीरियसली आसान नहीं है भाई। चाइना वापस से जाके, मतलब गाड़ी ओबियसली मेरी वहाँ पर बहुत याद आ रही थी मुझे अपनी गाड़ी की, बट फिर मैंने सोचा यार कोई साथ में होता ना तो कितना अच्छा हो जाता। और एक अपडेट और देना था कि अभी लास्ट 5-6 दिन जो थे ना वो मेरी इस वजह से वेस्ट हुए, क्योंकि मेरे साथ ना आयुष भी कह रहा था चलने के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताया था शायद आपको। आयुष मेरे साथ चलने को कह रहा था, बट वो इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया भाई। सोचो उसका चाइना का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरे को समझ नहीं आया कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 से 4 बार जा चुका है चाइना, 2 से 3 बार सॉरी।
बट ठीक है चलो, अब रिजेक्ट हो गया, अकेले जाना है, शायद वो कज़ाकिस्तान में ज्वाइन करेगा। अभी लाइन यहाँ पर अच्छी खासी है, फटाफट थोड़ी लाइन कम हो उसके बाद चलते हैं। बाकी ये भी मैंने आपको बताया था कि अब मैं 2 पासपोर्ट कैरी करूँगा, क्योंकि अभी वापस आके ना मैंने वापस से 1 पासपोर्ट अप्लाई किया था। टोटल प्रोसेस में मेरे को 7 से 8 दिन लगे, जिनमें से वेटिंग टाइम था अपॉइंटमेंट का 3 से 4 दिन। तो सिर्फ 2-3 दिन में पासपोर्ट आ गया था घर पे। और बाकी वाला पासपोर्ट जो है ना, ये ई पासपोर्ट आया, ये देखो चिप है इसके अंदर, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे आगे के ट्रैवलिंग के लिए। अभी मैं वाया थाईलैंड ही क्यों जा रहा हूँ, इसका रीज़न मैं आपको थाईलैंड पहुँच के बताऊँगा, क्योंकि बोर्डिंग हो रही है और बहुत सारे लोगों के बीच में ना ठीक से बताया नहीं जाता। तो थाईलैंड पहुँचते हैं, उसके बाद सारा रूट बताता हूँ। Much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts. There's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, find for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors, colors around. रीच्ड बैंकॉक आफ्टर 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट, और पहुंच चुके हैं भाई बैंकॉक। और एक चीज़ और, बैंकॉक में ना पहले तो वीज़ा लगता था, स्टिकर वीज़ा लगता था जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, बहुत पहले की बात है। उसके बाद फिर आ गया था वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। और अभी मेरे को भैया ने बताया सबसे पहले, नेम आशु, ठीक है। तो भैया मुझे फ्लाइट में मिले, मेरे साइड वाली सीट पे, तो हमने बहुत बातें करी लास्ट में। तो इन्होंने मुझे बताया कि TDAC करके एक डॉक्यूमेंट है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। डिजिटल अराइवल कार्ड, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। उसकी मदद से ना आप लोग बिना ई वीज़ा के, बिना वीज़ा ऑन अराइवल के, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप रह सकते हो थाईलैंड के अंदर। तो एक बार मैं पूछता हूँ, क्योंकि हमारा तो ट्रांजिट वीज़ा है, इन्होंने तो निकलवा लिया था ऑनलाइन, बट एक बार मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या सीन है। देखते हैं, पूछते हैं किसी से एक बार। यहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनसे पूछा मैंने, तो इन्होंने बोला कि ट्रांजिट के लिए भी आपको TDAC चाहिए ही चाहिए। TDAC कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि यहाँ पर मतलब अब ई वीज़ा ही चले, मतलब यहाँ पे तो जो लिखा है कि ओनली वैलिड फॉर वन टाइम यूज फॉर ट्रैवल ऑन द एक्सपेक्टेड डे ऑफ अराइवल इंडिकेटेड बिलो। एक डे, सिर्फ एक दिन का है। अच्छा, तो ये ट्रांजिट भी मतलब 20 वही हो गया, मतलब 24 आवर से कम अगर आपको रहना है तो TDAC आपको लेना पड़ेगा। चलो, ये ऑनलाइन फटाफट आ जाएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको मैनुअली फिलअप करने के लिए वहाँ फॉर्म रखे हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं ऑनलाइन ही फिल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो TDAC के लिए ये वाला लिंक फॉलो कर सकते हो भाई, tdac.immigration.go.th का ऐसा पेज खुल जाएगा आपका कुछ, ठीक है। इस पर अपडेट अराइवल कार्ड, ठीक है। अराइवल कार्ड के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो फिर आपका TDAC ऑनलाइन आ जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना है तो यहीं पर ही मैनुअल जाके वहाँ पर फॉर्म है, वहाँ पर फॉर्म फिल करके भी आप अपना TDAC निकाल सकते हो। बाकी TDAC सिर्फ 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स था ना, या फिर वन टाइम के लिए? वन टाइम है, बट अब मेरे को एक बार ये भी कन्फ्यूजन है कि वन टाइम में कितने आवर्स के लिए बेसिकली सपोर्ट करेंगे। और अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अपडेट भी कर सकते हैं, बट ये कितने आवर्स के लिए यहाँ पर वो रहने देंगे ये भी नहीं है। पता। मतलब ये आने से 3 दिन पहले हाँ, आप हाँ। उसको डालेंगे, और जब फर्स्ट आप थाईलैंड इंटर कर गए तो फिर वो लैप्स हो जाता है। अच्छा, लैप्स हो लेकिन हम जाता लोग है, वो बट से फिर पता भी कर वीज़ा तो एक बार देखना पड़ेगा कितने हम दिन पता- तक मैं हाँ, स्टे कर पता रहा कर हूँ, सकते वो एक बार क्या पता, देखते हैं। चलो, अभी यहाँ पर पता चलेगा भाई, बहुत लंबी लाइन लग गई है। मल्टीपल टाइम्स डिटेल डालने के बाद भी पता नहीं क्या एरर आ रहा है, अननोन एरर करके 3-4 बार कर लिया, वापस आ गया भाई मैं। तो देख लेना, अगर आप लोग फिल आउट कर पाओ तो ठीक है, वरना यहीं पर आके मैनुअल TDAC फिल अप करके और फिर वो फॉर्म दे सकते हो जाके वहाँ पर। अब देखो एक बार मैनुअल वाला हैगा, यहीं पर ही था अभी। तो थाईलैंड एयरपोर्ट देखना भाई, पूरा बस स्टैंड बना रखा है इन्होंने बाहर, इतने सारे भाई इनविटेशन के लिए लिख के दे रहे हैं, शायद ये पेड होगा। और बाकी यहाँ से ना अभी मैं आपको अपना दिखाता हूँ, जो हमारा एग्जिट स्टैम्प है इमिग्रेशन का, यहाँ से लेफ्ट में निकलते सामने मेन रोड है, मतलब यहाँ से अभी हम लोग थाईलैंड मेन सिटी में भी, मतलब बैंकॉक मेन सिटी में एंटर कर सकते हैं। इस पे देखोगे ना, ये इनका एग्जिट स्टैम्प है थाईलैंड का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंटिल लिखा हुआ है 27 दिसंबर 2025, मतलब 27 दिसंबर तक मैं रह सकता हूँ। बट मैंने ना तो कोई वीज़ा लिया, ना ही मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लिया, ना ही मैंने कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि अब ऑन अराइवल वीज़ा का सीन थोड़ा इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है ना, और ये TDAC से ही बेसिकली हम आ सकते हैं, और फ्री वीज़ा हो गया, मतलब थाईलैंड इज़ फ्री फॉर इंडियंस। बाकी यहीं से बाहर ना सिर्फ आधे घंटे दूर इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं सोच रहा था जाके खा के आ जाऊँ, क्योंकि भाई अब तो जा ही सकते हैं, जैसे कि पता है कि इसी TDAC पे जा सकते हैं। बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब कहाँ जाऊँ, वापस आऊँ, इससे अच्छा है यहीं बैठते हैं। मैं अपना घर का खाना लेके आ रखा हूँ। सुबह क्या कहते हैं निकला था मैं 10:30-11 बजे के आसपास, सुबह से कुछ नहीं आ रहा, इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बज गया है, और पूरी रात काटनी है। तो इससे अच्छा है कि या तो फिर खाना रख लूँ, और सामने बर्गर मिल रहा है,
ये खा लेता हूँ और फिर डिनर प्रॉपर अपना रात में कर लूँगा 12 बजे। शायद ही मैंने इतना क्राउडेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा है भाई। वैसे मैं आ चुका हूँ थाईलैंड, जैसे कि मैंने बताया। बैंकॉक एयरपोर्ट इतना ज़्यादा क्राउडेड पहले मुझे नहीं लगा था, बट इस बार है। देख रहे हो भरे पड़े हैं भाई लोग, कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। और इनकी फ़्लाइट तो है अभी, मतलब 1:15 बजे इनका चेक इन ओपन होने वाला है, बट मेरी फ़्लाइट है सुबह के 5:30 बजे की। ठीक है, तो मेरा चेक इन तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होगा। अर्ली मॉर्निंग मतलब वही 2-2:30 बजे के आसपास। तो तब तक कहाँ बैठूँ, अभी 8 बज रहा है, 8 नहीं सॉरी 9 बज रहा है। ठीक है, तो अब 3-4 घंटे कहाँ बिताए जाएँ, क्योंकि चेयर्स भी यहाँ पर स्टील वाली हैं, देखो ऐसी ऐसी सी। ठीक है, और वो भी सारी भरी पड़ी हैं। पता नहीं यार, पता नहीं क्या देख रहे हैं कि भैया। ऐसे तो मैं डिनर लेके आया था, बट यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन में बर्गर मिल रहा था, तो भैया को भी खाना था। मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, और बाद में अपना रात में मैं डिनर कर लूँगा जो घर से लेके आ रखा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 2 और अपनी फ़्लाइट है ये 4:05 की ज़ियान GJ 8908 जे नंबर पे। ये जो थाई में लिखा हुआ है मतलब है चेक इन ओपन। जे पे जाना है हम लोगों को। चलते हैं फटाफट चेक इन करते हैं और अंदर चलते हैं। अंदर चल के बैठूँगा आराम से, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ी अनकम्फर्टेबल सीट्स हैं। और एडिटिंग भी मेरी लगभग कंप्लीट हो गई है, बट मैंने डिनर नहीं किया। घर से पैक करके लाया था मैंने कहा अंदर ही आके करूँगा। जे ये वाला इसके आगे। 2 घंटे पहले भी भाई इतनी लंबी लाइन लगा रखी है यहाँ पर लोगों ने जियान की फ़्लाइट्स के लिए। बताओ इतनी ज़्यादा वेटिंग मुझे लग रहा है इसीलिए थी जियान के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा खाली हो गया। यहाँ पर मुझे सीट मिली, मैंने कहा चलो खा के यहीं पर ही अपना काम ख़त्म करते हैं फटाफट। पता नहीं कितना टाइम लगेगा अंदर सिक्योरिटी चेक वगैरह। नहीं सही, मैंने सोचा पानी की बोतल ले लेता हूँ भाई। पानी की बोतल है 35 बात की, और एक तो थाई बात का कन्वर्जन भी भूल गया मैं कितना होता है, शायद 2.5 रुपये था। तो वही मान लो 100 रुपये के आसपास की बोतल है। बट अंदर जाने से पहले मैंने कहा इस वेंडिंग मशीन से ही ले लो, क्योंकि अगर अंदर गया ना मैं तो वहाँ 200-250 से कम की नहीं मिलनी। बाकी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये देखो। चलते हैं, कोई नहीं, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, चाहे अभी लगूंगा 1 घंटे बाद भी जाऊँगा तो इतनी भीड़ मिलेगी, फटाफट हो जाएगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई भाई मेरी अभी यहाँ पर बोर्डिंग पास लेते टाइम पे। जो हुआ है वो मैं आपको चल के एक बार बैठ के बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा डर और लगने लगा है कि चाइना में क्या होने वाला है। चलते हैं, अभी के लिए तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, लगभग आधा घंटा लग गया मुझे, सोचो बैगेज के लिए। अब देखते हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड में। भाई ये देखने को मिल रहा है सामने एंटर करते ही। इमिग्रेशन जस्ट क्लियर किया है मैंने, और बोर्डिंग गेट्स के लिए जाते वक्त यहाँ पर आपको मिलेगा समुद्र मंथन। सारे देव और महादेव देख रहे हो, क्या बात है, बढ़िया भाई, ब्यूटीफुल। चलो जी, हो गया सब कुछ क्लियर। इमिग्रेशन पे भी स्यापा पड़ गया था, वो भी चल के बताता हूँ। पहले मेरे को देखना तो बोर्डिंग गेट कहाँ है। हाँ, उन्होंने मेरे को बोला था कि ट्रेन लेनी पड़ेगी आपको। ट्रेन बोला था, मैंने गलत सुन लिया, क्या है। हाँ, देखो वॉक अप टू 15 मिनट्स दिखा रहा है। S101 से S128। एक बार देखता हूँ यार, पहले बोर्डिंग गेट पर पहुँचते हैं तमीज़ से, उसके बाद ही बात करते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर लिखा था S122 गेट नंबर है मेरा, तो वहाँ के लिए ट्रेन लेनी है मुझे। सही सुना था मैंने, जो वहाँ पर उन्होंने बोर्डिंग गेट पर बोला था ना कि आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी S122 जाने के लिए। चलो देखते हैं भाई, ये पहली बार देखा मैंने। शायद मैं दूसरे, नहीं यार टर्मिनल तो यही था, ऐसे कैसे। ये लो नीचे आते दिख गए ना गेट्स, S101 से लेके S128 तक। तो हमें लेफ्ट वाले में लेना है, S101 S128 इधर S122 के लिए। एकदम मुझे सिंगापुर की याद आ गई। सिंगापुर एयरपोर्ट पे भी ना ऐसे ही लेनी पड़ती थी ट्रेन, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में 1 मिनट में आ रही है लिखा हुआ है। लो भाई आ गई ट्रेन। खड़े हुए हैं सब लोग, सीट्स वगैरह नहीं दे रखी इसके अंदर। मुझे लग रहा है टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए होगी बस ये, मतलब गेट्स पे ले जाने के लिए। उधर से उतर जाओ, इधर से चढ़ जाओ और फिर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 3-4 लोग ही चढ़े, बैठ ही जाते हैं। सीट्स दे रखी हैं साइड साइड में उन्होंने 2-3 लोगों की। यहाँ से जाएगी, चलो भाई फ्रंट भी लेंगे ट्रेन का। खतरनाक भाई, एकदम से जो स्पीड पकड़ी है ना अभी ट्रेन ने, दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा तेज लग रही है। सामने देखो, आवाज़ भी आ रही होगी शायद आप लोगों को, और माइक लगा रखा है तो नहीं आ रही होगी, बट बहुत तेज चल रही है भाई। उम्मीद नहीं थी कि ये 2 डब्बे की ट्रेन इतनी तेज भागेगी। बढ़िया है भाई, यहाँ से कुछ नज़र नहीं आएगा, बट अगर इसको मैं जूम कर दूँ ना तो देखो स्पीड, देखो भाई कितनी बढ़िया स्पीड में भाग रही है। पहुँच भी गए भाई, मुश्किल से 2 मिनट की ट्रेन थी बस। बट ये आगे ना देखो, एस्केलेटर से ऊपर जाना है S122 के लिए। और यहाँ से जिन लोगों को दूसरे वाले टर्मिनल पे जाना होगा या दूसरे गेट पे, वो लोग उधर जाएंगे।
चलो जी, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आ गए हैं भाई बोर्डिंग गेट पे। यहाँ पर साइड में आ गया हूँ थोड़ा दूर में, क्योंकि यहाँ पर ना चार्जिंग सॉकेट होता है, तो यहीं पर ही चार्जिंग लगा ली है मैंने। ये मेरा जो मेन फ़ोन है चार्ज हो जाएगा एटलीस्ट, क्योंकि पूरी रात की अभी जर्नी है और फिर कल मैं पहुँचूँगा जियान सुबह सुबह। बाकी बोर्डिंग गेट में आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं, फिर भी अभी 1-1.25 घंटा बचा हुआ है। मैंने आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि थोड़ी बात अभी करनी थी मेरे को जो रह गई थी। तो सबसे पहले तो ये भाई कि मैंने वाया थाईलैंड आना ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि वापस के टाइम पे मैं जब मैं आया था ना इंडिया, तब मैं वाया हांगकॉन्ग आया था, ठीक है। तो बट वाया हांगकॉन्ग की टिकट ना बहुत महंगी पड़ रही थी मेरे को, सिर्फ हांगकॉन्ग की 30,000 मिल रही थी। उसके बाद फिर हांगकॉन्ग एक लेवर मिल रहा था, मतलब हांगकॉन्ग तक का एक लेवर मिल रहा था। फिर हांगकॉन्ग से जब मेरे को जियान फ्लाई करना था, फिर जियान से फिर मैं गोलमुड़ जाता हूँ। तो नाना करते हुए मेरे को 3 स्टॉप लेने पड़ रहे थे, और हर एक स्टॉप नाना करते हुए 7 से 8 घंटे का था। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा रूट देखा जाए जिसमें सिर्फ मुझे 2 लेवर लेने पड़े, भले ही वो 8-9 घंटे के हों। तो उसकी वजह से फिर मैंने थाईलैंड चूज़ किया, क्योंकि यहाँ से फिर मैंने डायरेक्टली जियान की फ़्लाइट देखी ना, तो लगभग 17-18 हज़ार की आ रही थी। बीच में एक लेवर था अपना ये बैंकॉक, और फिर मेरे को जियान से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही थी गोलमुड़ की। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 7-8 घंटे लेवर है, वो मैं बैठ के एक जगह निकाल लूँगा। बट ये नहीं हो पाएगा मेरे से कि 3-3 अलग अलग फ़्लाइट चेंज करो। तो इस वजह से फिर मैंने बैंकॉक चूज़ किया। बाकी प्राइस की बात करूँ तो ये फ़्लाइट मेरे को लगभग पड़ी है 40,000 रुपये के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने 2 में अलग अलग टाइम पर बुकिंग करी थी। तो मैंने दिल्ली टू जियान की जो फ़्लाइट बुक करी वो करी 23,000 की, जिसमें एक लेवर था अपना थाईलैंड का, और जियान टू गोलमुड़ मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई 16-17 हज़ार की। तो वही आपका हो गया 38,000-40,000 के आसपास की मेरे को फ़्लाइट पड़ गई दिल्ली टू गोलमुड़ की। मैं जब आया था ना इंडिया, तब मैंने लगभग 57,000 रुपीज़ की फ़्लाइट करी थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे एकदम खड़े पाँव टिकट करा ली थी नेक्स्ट डे की, ठीक है। बट चलो ठीक है, ये इससे सस्ता मुझे ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था। या तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ की लूँ, मतलब 1 मंथ के गैप पे अगर मेरे को टिकट चाहिए होती ना, तो नाना करते हुए 30,000 में मेरे को आराम से फ़्लाइट पड़ जाती, वही 7-8 हज़ार रुपये कम पड़ जाते। बट मोटा फटका मेरे को पड़ गया अभी नीचे। हुआ क्या भाई कि मैं अपना बैगेज देने गया हुआ था चेक इन करने, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे से बोला कि रिटर्न टिकट दिखाओ। मैंने कहा रिटर्न टिकट तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने उनको पूरा समझाया कि मेरी बाय रोड जर्नी ऑलरेडी चल रही है और मैं अपनी गाड़ी गोलमुड़ में छोड़ के इंडिया आया। तो उनको मैंने वीडियोज़ दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। बट उन्होंने बोला हम यहाँ से कर भी देंगे ना, आपको बोला आप चाइना जाके वहाँ पर वो लोग आपसे बोलेंगे कि आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी है। तो उन्होंने बोला आप कर लो बुक। मैंने कहा कहाँ की करो, तो क्या कहीं की भी कर लो, क्योंकि बैंकॉक में भी आपका वीज़ा नहीं लगना और क्या कहते हैं इंडिया में भी नहीं लगना, तो इंडिया या बैंकॉक कहीं की कर लो। तो मेरे को दिखा भाई कैंसिलेशन का ऑप्शन कोई आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा अगर इंडिया की करता हूँ तो मोटा फटका लगेगा। फिर मुझे वापस बैंकॉक की एक टिकट करनी पड़ गई, जो मेरे को पड़ी लगभग 6,500 रुपये की। तो ये मेरे को अलग से फटका पड़ गया तुरंत। और एक तो मेरे पास टाइम कम था, उन्होंने बोला बिना टिकट के तो हम दे ही नहीं सकते आपको बोर्डिंग पास। तो मेरे को करनी ही पड़ी, और कोई भी कैंसिलेशन वाली टिकट आई नहीं रही थी। कैंसिलेशन वाली आ रही थी तो 18-19 हज़ार की जा रही थी, उसमें 50% कैंसिलेशन, तब नाना करते हुए 8-9 हज़ार उसमें भी जा ही रहे थे। तो मैंने सस्ती देख के 6,500 रुपये की टिकट कर ली। बट उसमें मैंने थोड़ा देखा कि विदाउट बैगेज का, क्योंकि कोई इतना देखता नहीं अंदर जाके, बस टिकट देखते हैं रिटर्न टिकट है कि नहीं है। तो मैंने वो टिकट कर ली। उसके बाद उन्होंने बोला भाई होटल बुकिंग्स दिखाओ। अब मेरे को वो नहीं समझ आया, चलो उसका मेरे पास था कैंसिलेशन का ऑप्शन, तो booking.com से मैंने कैंसिलेशन वाली कर ली होटल बुकिंग्स। 7-8 दिन की जियान में मेरे होटल हैं। तब उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिया। फिर मैं इमिग्रेशन पे फिर मेरा पासपोर्ट ही नहीं स्कैन होके दे रहा। फिर उन्होंने मेरे को फिजिकल इमिग्रेशन करवाया मेरा साइड में ले जाके, फिर वहाँ से फिर उन्होंने एंट्री दी। अब मेरे मन में एक डर बैठ गया कि मैं जियान जाऊँगा। जियान में मुझसे सबसे पहले बाय द वे जियान नहीं है, अभी जो मेरे को मिले थे ना फ्लाइट में जिनसे मैंने अभी आपको मिलवाया था, तो उन्होंने बताया इट्स नोन एज शियान। तो अगली बार से कोई बोल, क्योंकि मैं उनको जियान बोल रहा था, तो कह रही ये क्या है, तो उन्होंने मेरे से बताया। तो उन्होंने मेरे से बोला दिखाओ है क्या, तो मैंने उनको दिखाई वो स्पेलिंग, तो कह रहे इट्स शियान, ठीक है। और ये एक्चुअली में कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी चाइना की बहुत पहले, और नरेंद्र मोदी जब 2015 में आए थे चाइना, तो वो शियान ही आए थे। तो कह रहे हैं बहुत सारे कल्चरल अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो अगर जाना चाहो तो घूम सकते हो। वैसे मुझे ये चीज़ तो पता थी कि शियान बहुत बड़ी सिटी है चाइना की, और बहुत अच्छी सिटी है, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत है, सब कुछ है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि अब मैं शियान जाऊँगा, ठीक है। अब मैं शियान जाऊँगा तो सबसे पहले वो यही क्वेश्चन करेंगे कि आपको यहाँ पर रहना है, तो यहाँ से आपने रिटर्न टिकट तो दिखा दी, बट मेरी एक और फ्लाइट है शियान से गोलमुड़। अब मेरे को वहाँ पे झूठ बोलने का मन है नहीं कि मैं शियान रहने वाला हूँ 7-8 दिन, क्योंकि 8 तारीख मैंने रिटर्न करी है। तो मुझे पता है मैं उनको यही बोलूँगा हाँ भाई कि मैं गोलमुड़ जाऊँगा, तो वो बोलेंगे गोलमुड़ की दिखाओ होटल बुकिंग्स। तो बट एडवर्ड को मैंने कॉल किया था, एडवर्ड ने अभी तक उठाया नहीं, वरना वो कुछ ऑप्शन बता सकते थे। बट ठीक है, चलो एक बार चाइना एंटर कर जाऊँ मैं, उसके बाद गोलमुड़ पहुँच जाऊँ, उसके बाद तो गाड़ी रहेगी, तो मैं टिकट विकेट सारी कैंसिल कर दूँगा। उसके बाद तो मैं वापस से अपनी उसी वाली जर्नी पर आ जाऊँगा जो मैं बीच में छोड़ के आया था। बट यही है यार, बता अभी ना मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को भी। मतलब जब मैं गाड़ी से चला रहा था तब तो फिर भी ठीक था, क्योंकि एक गाइड था, नोन में था। बट अब मुझे पूरा का पूरा चाइना ना अकेले करना है, और इस टाइम में भी आसपास जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे चाइनीज़ है, क्योंकि ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं चाइना, ठीक है। तो एक तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, अलग चीज़ भी है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है नो डाउट,
ठीक है, बट अजीब तो हो जाता है यार, ठीक है। और अब शियान पहुंचूंगा, अब शियान में ना करते हुए 8-9-10 घंटे। चलो यहाँ पर तो अभी जहाँ पे बैठा होता हूँ, आप अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिल गए थे, वो काफ़ी देर से घूर रहे थे तो पहचान गए थे, तो उनसे फिर बातचीत में निकल गया टाइम। बट अब यहाँ से जब मैं जाऊँगा शियान में मेरे को 8-9 घंटे निकालने। लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था मतलब हांगकॉन्ग, शियान में मैंने 8-9 घंटे के लिए ओवर था मेरा वहाँ पर, तब तो मैं सो गया था। अब कल पूरा दिन का टाइम है, तो शायद मैं बाहर चला जाऊँ, पता नहीं, देखते हैं, चलो जो भी होगा। बट फिलहाल भाई वेट करते हैं बोर्डिंग का। देखो बोर्डिंग कितने बजे स्टार्ट होगी, उसके बाद फ्लाइट में बैठते हैं और पहुंचते हैं भाई शियान। फिर कल रात को इस टाइम तक होपफुली मैं अपनी गाड़ी के पास, होपफुली क्या मतलब 100% अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाऊंगा। अगर कुछ होता नहीं है तो, या फिर मेरे को कोई रोकता नहीं है रास्ते में, तो गाड़ी उठा के फटाफट रिपेयर करनी है भाई। अब तो सिर्फ मेरा एक मकसद है कि गाड़ी फटाफट रिपेयर करो और अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, सो दैट मैं चाइना जल्दी से जल्दी एग्जिट कर पाऊँ और पहुंच पाऊँ कज़ाकिस्तान, और उसके बाद फिर अपना रशिया और यूरोप और फिर यूके, कनाडा, यूएसए। चलो जी वेट करते हैं, तब तक फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, हो जाएगा तब तक एडिटिंग कर लेता हूँ बैठ के। कल सुबह काफ़ी लंबे गैप बाद वीडियो आने वाली है, जो कल ही शूट करी थी मैंने अपडेट को लेके। फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल ही जाएगी। बाकी चाइना की एंट्री के लिए ना प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इंडियंस के लिए लगेगा, तो ये इन्होंने मेरे को QR दे दिया था जहाँ पर इन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया, तो ये भी मैंने फिल कर लिया है। उसके लिए एक बारकोड आ गया, उन्होंने बोला कि बस ये स्कैन करना, मतलब लिखा हुआ था कि स्कैन करना है वहाँ पहुँचने के बाद, और एक कार्ड निकल आएगा, बस वो कार्ड मुझे इमिग्रेशन पर दिखाना है। चलते हैं भाई, यहाँ पर बोर्डिंग कंप्लीट भी हो चुकी है, मैं लेट हो गया। ये एयरलाइन बताना भूल गया आप लोगों को मैं, भाई फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ इस एयरलाइन में। इस एयरलाइन का नाम है लूंग एयर, LOONG, लूंग एयर। चाइनीज़ है कि थाई एयरलाइन है ये मेरे को आइडिया नहीं है, देख के कंफर्म करूँगा। 3 hours later. रीच शियान एट 8:40, जो कि हमारा शेड्यूल्ड अराइवल टाइम था। बाहर का मौसम देख के पता लगा सकते हो आपकी कितनी ठंड हो रही है। एक्चुअल में ठंड हो रही है भाई, इस टाइम पे लगभग 12 डिग्री सेल्सियस है, और रात में और कम हो जाएगा। और आज ठंड बढ़ी है यहाँ पे। अभी ना मेरे को एक बंदा मिला था वहीं पर ही फ्लाइट में, बगल में बैठा था, ठीक है, तो वो बता रहा था कि शियान से वो कल ही आया है और आज वापस, मतलब वो शियान से बैंकॉक कल गया था और आज वापस शियान आया। तो वो कह रहा कल इतना नहीं था, बट आज ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। फटाफट बैग्स लेते हैं भाई। अभी लास्ट फ्लाइट और बची हुई है गाड़ी के पास जाने के लिए, बट उसके लिए अभी लगभग हमारे पास 8-9 घंटे हैं। तो ये 8-9 घंटे कैसे निकालना है ये देखना है, क्योंकि कल रात तो कट गई चलो एडिटिंग करते करते, और अब कैसे कटेगा पूरा दिन देखते हैं। बट बैग लेते हैं, सॉरी पहले, उससे पहले यार इमिग्रेशन वगैरह ये सब भी तो देखना है। अभी क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कि भाई क्यों आए हो, और गोलमुड की फ़्लाइट की बुक कर रखी है सेक्टर। बाकी मैंने माई का 20 से नहीं लगा रखा है, क्योंकि हम लोग चाइना पहुंच चुके हैं भाई, आप लोगों को पता ही है। तो अभी बैक टू बैक इमिग्रेशन और कस्टम ये सब कुछ पड़ेगा, तो मैंने कहा फालतू में निकालूँ माई वापस डालूँ, इससे अच्छा एक बार ये सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद तसल्ली से लॉक करेंगे बाहर निकल के। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ के इमिग्रेशन का। बैग मेरा आ गया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। एडवर्ड से बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था और क्या हुआ वो बताता हूँ आपको। उससे पहले एग्जिट लेते हैं और बैठते हैं चल के, क्योंकि ये एयरपोर्ट से मैं थोड़ा वंचित हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और यहीं पर ही मैंने 8-9 घंटे वेट किया था, तो मुझे याद है मैं कहाँ बैठा था और कौन सी जगह सही रहेगी। तो एग्ज़िट लेते हैं, सब कुछ हो चुका है, यहीं से एग्ज़िट लेते हैं। और शायद से ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर भी चला जाऊँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने होटल बुकिंग दिखाई है, तो बाहर मैं जा सकता हूँ एयरपोर्ट से। और अब ऑब्वियसली मैं चाइना में हूँ और मुझे इंटरनेशनल यहाँ से नहीं फ्लाई करना है, मतलब गोलमुड जाना है, वो भी चाइना में ही है। तो यहाँ से फिर बाहर जाके इंडियन रेस्टोरेंट पर खाना वाना खा सकता हूँ मैं, बट उससे पहले फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि होटल वगैरह का कुछ है नहीं यहाँ पे, तो शाम तक वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ कर सकता हूँ, प्लान आउट करता हूँ एक बार मैं, बट उससे पहले चलते हैं यहाँ पे कस्टम्स। यहीं पे बढ़िया सीट लेके बैठ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर वेट करना है मुझे, माइक वगैरह सब निकाल के रख दिया। चार्जिंग स्लॉट वहाँ पर है, तो वहाँ जाके चार्ज कर रहा था एक एक करके, बट उससे पहले मैंने सोचा शूट कर लेता हूँ। तो भाई अभी मेरे को ध्यान आया कि चाइना का जो सिम कार्ड था ना, वो मैंने इस वाले फ़ोन में, जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, जो नया वाला फ़ोन है, इसमें मैंने इंस्टॉल किया था। क्योंकि इस वाले फ़ोन में, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल फ़ोन है, इस फ़ोन में मेरा इंडियन सिम कार्ड ऑलरेडी एक्टिवेटेड था इंटरनेशनल रोमिंग के साथ, बट वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, जैसे आप लोगों को पता है। तो वो वाला ना इंटरनेट उसका ख़त्म हो गया था, क्योंकि 10 GB मिला था, नहीं 12 GB मिला था, सॉरी, ठीक है, 1 साल के लिए। तो 12 GB क्या ही होता है भाई, ठीक है। तो वो तो मेरा लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था। इनफैक्ट उसके ऊपर मैंने 2-3 बार टॉपअप भी करवाया था, तो वो टॉपअप भी खत्म हो गया। अभी मैंने एक टॉपअप रिचार्ज किया अभी के लिए यूज़ के लिए खाली, तो वो मेरे को पड़ा है लगभग 700 रुपये का, 700 रुपये में 2 GB फॉर 1 मंथ।
तो ऑब्वियसली वो भी ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि यार लोकेशन और इन सब चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में चला जाता है। वैसे तो मैं नेट ऑफ करके रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके अलावा अगर वाईफाई यूज़ करना है तो आपको चाहिए यहाँ पर VPN। मैं लेट्स VPN का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, चलो वो चल जाएगा। बट यहाँ पर एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए चाइनीज़ नंबर, और जो मेरा चाइनीज़ नंबर इस फ़ोन में डाला हुआ था वो चाइनीज़ नंबर हो चुका है ख़त्म। मैंने एडवर्ड को कॉल किया, मैंने बोला कि जो मेरा चाइनीज़ नंबर है उस पर थोड़ा बहुत रिचार्ज कर दो, उसके बाद मैं तो कर ही लूँगा बाद में, बट एटलीस्ट थोड़ा कर दो अभी के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाइनीज़ नंबर अब रिचार्ज करवाते हो तो इस नंबर पर आपको 2 महीने की पेनल्टी लगेगी, क्योंकि उस पर उन्होंने देखा होगा चेक करके, तो बोल रहे हैं पर मंथ के हिसाब से चार्ज आते हैं। बट मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने तिब्बत में अपना नंबर लिया था, कौन सी जगह थी वो, पहली सिटी थी, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, तो वहाँ पर उन्होंने बोला था 1 साल के लिए एक्टिवेटेड है ये, और जब आप आओगे ना रीएक्टिवेट होगा वो चाइना में। तो मैंने उनको वही बताया, वगैरह नहीं ऐसा नहीं है, हर मंथ का आपको चार्ज देना पड़ेगा, और शायद वो बता रहे कि 200 युआन तक देना पड़ सकता है, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 2400-2500 रुपये के आसपास। तो मैंने कहा भाई रिस्क नहीं लेते हैं, अभी के लिए मैं अपना 500-600 रुपये का वो ले लेता हूँ, क्योंकि वो 2600 रुपये देने के बाद मुझे रिचार्ज फिर से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा रिस्क ना लेके अभी के लिए मैं क्या कहते हैं अपना ई सिम ले लेता हूँ, और ई सिम में थोड़ा डेटा खरीद लेता हूँ। तो एक नोमैड करके था कोई एक, इन्होंने वेबसाइट भेजी मेरे को, ठीक है, तो इन्होंने कहा वहाँ से ले लो, तो उससे मैंने ले लिया है अभी। तो वो मेरे को सस्ता पड़ गया, 600-700 रुपये में 3 GB मिल गया। वो सस्ता तो नहीं है ऑब्वियसली, बट एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स थोड़ा सस्ता है, तो वो ले लिया मैंने अभी। बाकी भी अगर आप देखोगे तो इसमें देखो 2 नेटवर्क आ रहे हैं, तो मैंने प्राइमरी में इसमें चाइनीज़ सिम कार्ड कर लिया है, और सेकेंडरी में अपना इंडियन सिम कार्ड, मतलब इंडियन सिम कार्ड थोड़ा सा महंगा है, तो वो मैंने कर लिया। और टाइम अभी हो रहा है 10:33 चाइना में, मतलब अभी इंडिया में हो रहे होंगे 8, क्योंकि चाइना 2.5 घंटे आगे है अपना इंडिया से, ठीक है। तो 10:30 हो रहे हैं। अब इंडियन रेस्टोरेंट अभी तो कोई खुला नहीं है, बट मुझे भूख लग रही है बहुत भयंकर, कि कल रात को जो मैंने खाना खाया वो भी ठीक से खाया नहीं, सारा का सारा सूख गया था। और यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट लगभग 15 किलोमीटर। तो अभी सारी चीज़ें जो फंस रही है ना वो नंबर पे, क्योंकि ई सिम में ना आपको नंबर नहीं मिलता, और नंबर आपको हर एप्लीकेशन पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कैब बुक करोगे तो कॉल भी तो करेगा आपको। डिलीवरी ऑप्शन देखोगे अगर किसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पे, तो उस पर भी आपको नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको कॉल करेगा। और वाईफाई के लिए भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ करना पड़ेगा, एडवर्ड को बोलना पड़ेगा कि यहाँ से मेरी कैब बुक कर दे एटलीस्ट, सो दैट मैं रेस्टोरेंट तक जा पाऊँ। बाकी सामने ही है, यहीं से सामने एग्जिट है, यहाँ सारी बसेस वगैरह लगी हुई हैं, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो बहुत रिफ्लेक्शन है, ये देखो सामने यहीं है एग्जिट। तो मैं एग्जिट पे ही आके बैठे, यहीं पे एग्जिट पे ना बहुत बड़ा सिटिंग एरिया बना रखा है, उस तरफ भी है, उस तरफ काफ़ी सारे लोग थे, और इस तरफ भी है। वहाँ नॉर्मल चेयर्स थी, यहाँ पर यही वाली चेयर्स हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैं शियान एयरपोर्ट पे आया था, तो यहाँ पर इन चेयर्स का बड़ा चलन है, बट ये है हार्ड प्लास्टिक, तो कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से मेरी हाइट है ना, तो अभी मैं ठीक से अगर लेट जाता हूँ तो एकदम ठीक से आ नहीं पाता, पर ठीक है चलो जितना है। और इधर क्या है यार, इस तरफ भी था एक रेस्ट एरिया, मेरे को याद नहीं आ रहा, वॉशरूम भी यूज़ करना मुझे एक बार जाके, बट मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर लें। और व्लॉग डालना था यार, अब इंटरनेट भी नहीं है, मैं ये इंटरनेट यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि 7-8 GB का फिर व्लॉग जाएगा, तो नाना करते हुए मेरे को 2-2.5 हज़ार रुपये का अलग से रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर मिलता है वाईफाई तो करता हूँ, कि कुछ जुगाड़ हो पाता है, अगर फ़ोन नंबर का नहीं हो पाता है तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। बाकी इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपको बता रहा था मैं, तो यहाँ पर इमिग्रेशन पे इन्होंने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो आपका एक स्लिप आती है जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल जाती है, तो वो मेरे से बोली कि वो फिल आउट करके लेगा। मैंने बोला मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर रखा है, बट इन्होंने बोला आपके मैनुअली भी कर दो। तो मैनुअली में सेम वही क्वेश्चंस थे, बट फिर उसमें होटल्स और वो जो मैंने आपको बताया था ना कि होटल बुकिंग और वो सब कुछ सिखानी पड़ी मेरे को, तो होटल बुक किया मैंने। तो उसमें इन्होंने बोला कॉन्टैक्ट नंबर डालो, तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं कॉल करके ना पूछने लग जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे रखता तो है नहीं शियान में। तो मैंने फिर एडवर्ड से बात की, तो एडवर्ड ने बोला कि मेरा नंबर डाल दो, उसमें कुछ होता तो मैं बात कर लूँगा। तो एडवर्ड का नंबर डाल के फिर यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं आया, मतलब उन्होंने इमिग्रेशन पे सीधा मुझसे पूछा कि कितने दिन रहने वाले हो। मैंने कहा 8 नवंबर को यहाँ से निकल जाऊँगा, जिस दिन की मेरी फ़्लाइट थी बैक टू बैंकॉक, ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, ठीक है जाओ, बट फटाफट बाहर आ गया, 2 मिनट ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को इमिग्रेशन पे। अभी मेरे को ना +44 नंबर से आया कॉल, मैंने कहा यार ये तो यूके का लग रहा है मुझे, शायद +44 यूके का ही है। तो फिर उसमें उन्होंने बोला कि फ़्लाइट अपडेट हुई है आपकी ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस, ठीक है। तो पहले मेरी 17:45 मतलब कि 5:45 की फ़्लाइट थी, अब 2 घंटे डिले हो गई, लगभग 2 घंटे, 7:40 की। लो भाई अब 2 घंटे और बैठे रहो एयरपोर्ट पे, ए भगवान क्या ही हो रहा है। आज बताओ कितने बजे पहुंचूंगा मैं, रात के लगभग 10-10:30 बजे के आसपास। सीरियसली भाई इतना अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, फ्रेश होके बढ़िया ब्रश वॉश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, ऑल सेट टू वर्क। क्योंकि काम करने से पहले मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर फ्रेश वगैरह हो लिए, चलते हैं भाई अब
फ़ोन भी चार्ज करना है, 1% रह गया सिर्फ। अभी युआन मेरे पास थोड़े बहुत बचे हुए हैं, यहाँ से ना पानी वगैरह ले लेता हूँ। और अभी मैं खाना खाने नहीं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, तो थोड़ा अगर ब्रेकफास्ट में कुछ मिलेगा तो वो भी ले लेंगे। 2 पानी की बोतल ले लिए हैं, एक ये ब्रांड है और एक ये ब्रांड है। ये वाला तो मुझे याद है, बट ये बड़ा महंगा मिला था मुझे एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे 2 युआन में मिल गई, तो लगभग वो इंडियन रुपीज़ में 25 रुपये की बोतल के आसपास मान लो, 20-25 रुपये की। अरे यार इसकी एंट्री कहाँ से, उधर से है भाई। मैंने पहले ना दूसरी बोतल उठाई थी पानी की, इन्होंने बोला 12 युआन। मैंने कहा भाई साहब बताओ, अगर नॉर्मल स्टोर से भी 140 रुपये का 1 लीटर पानी लूँगा मैं तो हो चुका। तो मैंने तो सीधा बोल दिया बिना शर्माए, मैंने कहा भाई चीपर दिखाओ मुझे, चीपर इससे। तो इन्होंने बोला कि ये वाली ले लो। तो ये नॉर्मल है मिनरल वाटर, तो सही है। अगली बार से ना इसका प्राइस और इसका ब्रांड देख लेता हूँ, यही वाली मांगा करूँगा हर जगह। ब्रेकफास्ट का हो गया भाई जुगाड़, ड्राई फ्रूट्स मैंने बैग में से निकाल लिए हैं और इसको खा के अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा। एटलीस्ट मेरा 1-2 घंटा तो निकल ही जाएगा। फिर दोपहर में बढ़िया बाहर लंच करने चलेंगे, कैब वगैरह का देखता हूँ कैसे करना है। क्योंकि एडवर्ड से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं वहीं पर ना लोकल टैक्सी के बोर्ड लगे हैं, तो मैंने देखा यहाँ पर लगा हुआ है सामने बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाके या किधर से जाके टैक्सी यहीं से ही ले लूँगा। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी बट एटलीस्ट उसको दिखा दूंगा मैं चाइनीज़ में एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो एग्जैक्ट जगह पे पहुँचा देगा। तो उस देर एडिटिंग करके सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ चलते हैं, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए, लंच का टाइम भी हो गया। मैंने यहाँ पर नोटिस करी है ना, मैं पहले भी बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ बट अभी एकदम श्योरिटी से बोल रहा हूँ। देखो ये देखो, कुछ चाइनीज़ लोग हैं बढ़िया अपना स्नैकिंग कर रहे हैं। मतलब चाइना में लोग ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें ना भर के लेके आते हैं। इनफैक्ट ट्रेन वगैरह में जब बैठते हैं ना, तो ट्रेन में बैठते ही सीधा अपने पैकेट्स वगैरह खोल के, या तो फ्रूट्स या फिर छोटी मोटी कैंडीज़ या फिर चिप्स वगैरह कुछ ना कुछ खोल के खाते ही जाएंगे, और पूरे रास्ते खाते खाते ही अपनी ट्रैवलिंग कवर करेंगे। तो ये चीज़ मैंने देखी है भाई चाइना में। साउथ ईस्टर्न कंट्री में मैंने थाईलैंड में भी ये चीज़ देखी है सबसे ज़्यादा, बट चाइना में देखी है। जापान अभी तक मैं गया नहीं, तो क्या पता जापान में भी ऐसा ही कुछ हो। वॉलेट में मेरे लगभग ये 80-90 युआन ही पड़े हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और ऊपर से मुझे अभी जाने की टैक्सी, आने की टैक्सी दोनों करनी है। और साथ ही साथ कल मतलब आज रात को जब मैं पहुँचूँगा गोलमुड, वहाँ पर भी मुझे टैक्सी करनी है। तो वहाँ पर रिस्क ना लेने के लिए मैं यहीं पर ही थोड़ा अमाउंट कन्वर्ट करा लेता हूँ, क्योंकि डॉलर्स मेरे पास पड़े हुए हैं और कार्ड यहाँ पर चल नहीं रहा। ना मेरा 1 कार्ड चल रहा था और ना ही FI का चल रहा था। तो कैश कैरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, सो दैट ये जो डेली कम्यूट करना है ना उसमें इजी हो जाए। फिर जाके आज मैं वहाँ पर देखता हूँ बढ़िया कहीं पे बैंक में अच्छे रेट पे करा लूँगा। अभी $50-60 करा लेता हूँ यहीं पे ही। या गॉट इट, ओके चलो जी, चला जाए। यहीं पर ही ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट में टैक्सी स्टैंड था, यहीं पर ही आ गया हूँ। बैग पीछे रख देता हूँ, बैठ आगे जाता हूँ। लेट्स गो। यान में वैसे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शंस हैं, बट जहाँ पर एयरपोर्ट है यहाँ से नज़दीकी सबसे एक ना ये था एम्बर पैलेस, ठीक है। और सेम इसी रेस्टोरेंट में एडवर्ड ने बताया कि अनमोल के साथ हो गया था, बट जब वो किसी दूसरी सिटी में थे, तो वो कह रहे कि रेस्टोरेंट अच्छा है, विज़िट कर सकते हो। तो यहाँ से वही लगभग 26 मिनट की ड्राइव है। और अभी देखा मैंने कि 8.50 मतलब 8.5 युआन स्टार्टिंग में लग गया। और यहाँ पर मीटर से ही चलेंगे ये, अब देखो बढ़ते रहेंगे, शायद ये पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ेगा। बट फिलहाल ये मान लो 8.5 युआन हो गया आपका इंडियन रुपीज़ में 100 रुपये मान लो। 100 रुपये इनकी पार्किंग हो गई, ये मान सकते हो एयरपोर्ट की। और उसके बाद अब आगे जुड़ते रहेंगे। अब देखते हैं भाई, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 20 किलोमीटर में कितना चार्ज होता है वो बताता हूँ आपको। 20 नहीं भाई, लगभग 26 किलोमीटर था, 1.4 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी भी 24 किलोमीटर बचा। बट एक चीज़ सही लगती है मेरे को, देख रहे हो 24 किलोमीटर सिर्फ 22 मिनट, बताओ। मतलब अभी हम सिटी में जा रहे हैं मेन, और 24 किलोमीटर में 26 किलोमीटर के लगभग 23 मिनट दिखा रहा था। क्या बात है भाई। और अभी मैंने मीटर देखा तो ये नीचे जो 3.48, 3.50, 3.52 है ना किलोमीटर्स है शायद, और उसी के हिसाब से युआन पे बढ़ते जा रहे हैं। और युआन की स्पीड देखो जरा, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं भाई। ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, मुझे लग रहा है ये 30-35 युआन पे जाएगा आराम से, उससे ज़्यादा ही जाएगा शायद। सही है यार, टोल के लिए बढ़िया वो मशीन बाहर आई, इन्होंने फट से पर्ची निकाल ली। पर्ची नहीं, पास निकाल लिया इन्होंने, रख दिया पास। दिस इज एयरपोर्ट पास, एयरपोर्ट पास, दिस वन इज पास। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? पास फॉर कार? पता नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है एयरपोर्ट पास। बाहर वैसे धूप हो रही है बट ठंड का मौसम है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी मैंने इनसे कह के ना खिड़की बंद करवाई है भाई साहब, इतनी ठंडी हवा आ रही थी अंदर। सोचो जब मैं छोड़ के गया था चाइना लास्ट टाइम, तो यहाँ गर्मियाँ पड़ रही थी, और विद इन 2 मंथ्स। वैसे इंडिया में भी ठंडियाँ आ चुकी, वैसे इंडिया में भी सर्दियाँ आ चुकी हैं,
बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। और अब जब जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्थ में बढ़ता जाऊँगा ना चाइना में, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जाएगी। और अभी कुछ दिन पहले मैं ए मैप और अपना गूगल मैप्स में डिफरेंस बता रहा था ना, ये देखो भाई ए मैप्स कितना अच्छा है भाई, लिटरली देख रहे हो कितने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम जिस लेन में जा रहे हैं ऑपोजिट लेन, और इधर एक सर्विस लेन है सामने, एग्जैक्ट ऐसा ही है। इसके बगल बगल प्रॉपर बिल्डिंग्स बना रखी हैं भाई साहब। और सबसे बड़ी बात ना, ये देखो यहाँ से कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना, तो कैमरे में बता रहा है कि करंट आपकी स्पीड कितनी है। जब 124 है तो कैमरे के ऊपर हल्का सा ब्रैकेट में लिखा रहेगा कि यहाँ पर 120 लिमिट है, तो उससे पहले ही स्लो कर लो। वैसे देखता कोई नहीं है ये चीज़ यहाँ पर, जैसे देखो ये कैमरा आ गया ना, अब यहाँ पर लिखा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अभी आया था मैंने देखा था, इसमें नहीं लिख रखा, मुझे लग रहा है शायद यहाँ पर ये सही चल नहीं है। देखो 120 यहाँ पर स्पीड लिखी हुई है, यहाँ पर बट नहीं लिखा हुआ, अभी तक तो लिखा हुआ था यार। You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feels bottled. ए मैप्स पे टोल देखो भाई, टोल भी शो कर रखा है इन्होंने प्रॉपर, और टोल पे जितने गेट हैं उतने गेट शो कर रखे हैं। और इसमें ना लेन चेंज हो रही है तो लेन भी दिखा रहा है। सीरियसली भाई, जब से तो मैं इसकी छोटी छोटी चीज़ें एकदम नोटिस करता जा रहा हूँ। ये देखो इतना डिस्टेंस था, मतलब बेसिकली पूरे डिस्टेंस को ये इसमें डिवाइड कर देगा, और इतना मैं कवर कर चुका हूँ, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या बात है भाई, अलग ही बना रखा है भाई। अच्छा, जो इन्होंने पास लिया था वो पास इन्होंने यहाँ पर डाल के और फिर पे कर दिया अमाउंट। इन्होंने 56 युआन पे किया, मैंने देख लिया। तो 56 युआन आपका इंडियन रुपीज़ में हो गया 120 रुपये के आसपास। अच्छा, उसकी रिसीट ले ली इन्होंने। ओके, अच्छा ये मुझे ही देना है, ये भी ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं यार क्या सिस्टम है, मुझे लग रहा है इसमें हाँ 56 युआन है तो 52 ही है ये तो। चलो फिर ये तो अलग ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लिखा है ना। अच्छा नहीं, ये तो 12 युआन लिखा है यार, ये देखो 12 युआन हो गया आपका इंडियन रुपीज़ में 130 रुपये, 125 रुपये के आसपास। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत इतनी प्यारी सड़क है भाई, और क्या ही लोग हैं। अब जैसे सामने देखो ये राइट लेके हम लोगों को इस फ्लाईओवर पे चढ़ानी है। इसमें प्रॉपर फ्लाईओवर बना रखा है कि इस फ्लाईओवर पे चढ़ाओ और फिर आगे से जाके लेफ़्ट ले लो। सामने जो दिखा रहे हैं लेफ़्ट लेने का, ये देखो प्रॉपर इसमें दिखा रखा है कि आगे से जाके लेफ़्ट ले लो। क्या बात है भाई। लो भाई, एक फीचर और देख लो, ये देखो यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर चल रही है गिनती कितने सेकंड की रेड लाइट है, सेम गिनती यहाँ पर चल रही है। मतलब यहीं से पता चल जाएगा कि इसके अगले वाली जो रेड लाइट है उस पर कितना टाइम लगना है निकलने में। क्या बात है भाई, एक से एक फीचर है। इस पर एक रील्स बना दूँ क्या, गूगल मैप्स वर्सेस ए मैप की? कमेंट करके बताना ज़रा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यार। छोटी छोटी चीज़ें अब मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, क्योंकि अब खुद से मेरे को अकेले विदाउट गाइड चलना है पूरे चाइना में, तो समझ आ रहा है। चलो कोई नहीं, चलते हैं। बहुत बढ़िया फीचर्स है भाई, नो डाउट, बहुत ही तगड़े। ओके, तो बिल आया भाई 73 युआन, मतलब सोचा नहीं था मैंने इतना आएगा, वरना मैं सच में नहीं आता भाई। 73 युआन आने के 73 युआन जाने के, नाना करते हो गए आपके 75 दूनी 140 और 150 मतलब कि 2000 रुपये तो आना जाना हो गया। चलो इनको पे करते हैं पहले। 75 नहीं भाई, 73 नहीं सॉरी 85 की 12 युआन इन्होंने मेरे से टोल के भी तो लिए हैं। चलो जी चला जाए। ये है भाई कंट्री यार्ड करके इस बिल्डिंग का नाम है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे दिखा रहा है रेस्टोरेंट, और सामने डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है भाई, पर डोमिनोज दिखाना, हमने चलना है इंडियन रेस्टोरेंट। इतना खर्चा करके आए हैं तो भाई अब तो इंडियन फूड खा के रहूँगा आज। पहुँच गए भाई, एंटर करते ही सामने ही दिख गया था हम्बर पैलेस। ठीक है, और ये रहा कुछ मेन्यू ऐसा है। प्राइसेस वगैरह दिखा देता हूँ आपको। दाल तड़का 48 युआन, मिक्स वेजिटेबल करी 48, चीज़ करी 68, और ये चना मसाला मतलब 48 38, ये सारे के सारे जो दाल हैं ये इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो जाता है 500 रुपये के आसपास, 500 550। और पनीर डिश जो है वो 78, ये देखो कढ़ाई भी मंगाई मैंने, तो ये 68 है, तो इंडियन रुपीज़ में ही हो गया आपका 750 रुपये। तो मैंने इस वजह से करा है क्योंकि आधी अभी खा लूँगा, आधी पैक करा लूँगा, रात का मेरा हो जाएगा डिनर। और इसके अलावा देख लेंगे क्या कुछ कराना है। बिरयानी वगैरह है 78 युआन, और नॉन वेज वही 88, मतलब 1000 रुपये की डिश के आसपास आपकी नॉन वेज डिश है, और वेज डिश आपकी 700-800 रुपये के आसपास है। हाँ है, मुंबई पोटैटोज़ सब कुछ है। पनीर टिक्का 700, क्या बात है भाई। हाँ, तंदूर रोटी कराई है मैंने, तो ये मैंने प्लेन कराई है, तो 18 युआन, अभी वन से बोल दूँगा 18 युआन। ओ भाई साहब 200 रुपये की है रोटी, सिंगल रोटी, तो 2 रोटी कराई है, 400 रुपये की 2 रोटी। और अमृतसरी फ़िश फ्राई है, तो नॉन वेज, चलो अपना मैटर नहीं है।
चाय देखें ज़रा कितने की है भाई, 18 युआन। 18 युआन इंडियन रुपीज़ में हो गए आपके 200 रुपये की चाय। है तो एक्सपेंसिव भाई नो डाउट, बट रेस्टोरेंट काफ़ी प्रीमियम है तो उसी हिसाब से प्राइस है। और ये अपने शेफ़ हैं। अभी मैंने इनसे पूछा तो उत्तराखंड से ही हैं, भी कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड, फिर कह रहे देहरादून में। देहरादून में कहाँ से? तो ये बता रहे देहरादून, आउटर देहरादून के हैं। तो मैंने भी देहरादून से ग्रेजुएशन करी है तो मैं समझ गया, मतलब देहरादून से ही है। सही है। तो ऐसा कुछ मेन्यू है भाई। बाकी स्क्रीन पॉज करके और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लेना, अपने आप प्राइस पता चल जाएगा। मैं करता हूँ भाई पेट पूजा, भूख लग रही है ज़बरदस्त। कल से मैंने ठीक से नहीं खाया कुछ भी। सुबह भी जल्दबाजी में खा के भागा था, उसके बाद एयरपोर्ट पे भी सूखी सूखी रोटी खाई थी रात को, उसके अलावा कुछ खाया नहीं। लो भाई आ गई अपनी कढ़ाई पनीर और रोटी, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। खा के देखते हैं कैसी है। चाय मैं पीता नहीं भी है वैसे। अच्छा, थैंक यू। ठीक है। बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। प्लेट भी बढ़िया सुंदर है भाई साहब, है तो काफ़ी प्रीमियम सारी चीज़ें। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। दिखने में तो नो डाउट बहुत सुंदर है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है प्राइस के हिसाब से। तो टेस्ट देखते हैं पहले। नाइस है, बहुत टेस्टी है भाई। मैं लग नहीं रहा कि बाहर खा रहा हूँ, क्योंकि चाइना में मेरे को अभी तक अच्छा खाना मिला नहीं कहीं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो भी मेरे को कहीं ढंग का नहीं मिला था। वन ऑफ द बेस्ट फूड इन चाइना। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। खाना पीना हो गया भाई, बट मेरे पास युआन नहीं है तो भैया ने बोला ये डॉलर लेंगे नहीं। तो पीछे यहीं पर ही पास में बता रहे हैं कि चाइना बैंक है, जाके एक्सचेंज कराया। तो बैग में यहीं छोड़ दे रहा हूँ दोनों, एक्सचेंज करा के आता हूँ। उसके बाद यहाँ भी पे कर देंगे, मेरे आगे के लिए भी हो जाएगा। बैंक वैसे तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, बट मुझे कैश लेने में लग गया भाई घंटा। ठीक है, बट ठीक है चलो, इनका नेट सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो था तो ये कह रहे थे कि टाइम लग जाएगा, आप कहीं और से निकलवा लो। मैंने इनसे बोला मेरी फ़्लाइट है, लेट हो रहा है, बट और कोई ऑप्शन था नहीं, काफ़ी दूर थे। तो मैंने कोई नहीं, आप जितना टाइम ले रहे हो लो, बट एटलीस्ट कैश निकाल के दो। बाकी कन्वर्जन रेट की बात करूँ भाई, तो इन्होंने $1 में 7.10 का कन्वर्जन दिया। 7.10 इंटरनेट पर शो कर रहा था, तो इन्होंने 7.06 के आसपास का, मतलब जो नेट पे दिखा रहा है ना एग्जैक्ट वही कन्वर्जन रेट दे दिया है। तो ठीक है, 2800 कुछ युआन दिया है इन्होंने मेरे को, नहीं सॉरी 3800 कुछ युआन दिया है इन्होंने मेरे को। तो ठीक है, सही कन्वर्जन रेट पड़ा है। चलते हैं फटाफट भाई रेस्टोरेंट का बिल पे करते हैं। वो भी सोच रहा होगा भाई कहाँ चला गया 1-1.5 घंटे से। ठीक है, उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और भाई ऐसी भयंकर नींद आ रही थी ना, मैं वहाँ बैठे बैठे मन कर रहा था कि बिस्तर मिल जाए बस। कोई नहीं, चलो अब चल के सोएंगे 1-1.5 घंटा, फिर फ्लाइट में सोऊंगा। आज रात को जाके वैसे ही सोना ही है। बहुत बड़ा मॉल है भाई, अच्छे ब्रांड्स भी यहाँ पे देखो, पोलो पेड्रो, वहाँ पर मिनी सूप भी है, MI का शोरूम भी है, डोमिनोज भी है। ठीक है, और अपना इंडियन रेस्टोरेंट भी अंदर ही, हुआवे का भी है देखो येरा। सही है, बढ़िया। चलो भाई ले लिया है खाना वाना। वो कह रहे थे कि बाहर से ही कैब मिल जाएगी, खड़े रहना बस 2 मिनट, बुक करने की नीड नहीं है। बाकी 1 मिनट, बिल की बात करूं तो भाई बिल आया है 156 RMB इंडियन रुपीज़ में। आपका हो गया 300-1500, लगभग 1850 रुपये के आसपास। बट ठीक है, 2 टाइम की मील है। बट ये जो टैक्सी का पड़ गया ना मेरे को आने जाने का, हज़ार तो नहीं, 900 रुपये, ये ज़्यादा पड़ गया। वरना उसके अलावा तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है आउट ऑफ इंडिया के हिसाब से। अगर आप इंडियन फूड देखोगे वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो भाई रिकमेंडेड, अगर आते हो शियान तो आ सकते हो। मैंने बता दिया है, लोकेशन देख लो। ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है, इसी के बगल में ये रहा ओमेक्स करके है, इसके अंदर जाते ही राइट हैंड साइड पे। सोचो एयरपोर्ट भी मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ रहा है, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा किसी को। फिर ये टर्मिनल पूछ रहे थे तो मैंने इसके आगे T5 लगा दिया। अब ये समझ तो गए, एक बार में देख के इन्होंने बोला कि ओके, और उसके बाद उन्होंने लोकेशन लगा लिया। यहाँ पे वापस से 8.5 युआन से शुरू हो गया है। इस बार देखते हैं भाई, जाते टाइम पे एग्जैक्ट लगता है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा जाम पे फ़र्क पड़ता होगा, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 RMB का फ़र्क पड़ता होगा मैक्सिमम। अब ये देखो भाई, यहाँ पर टोल आया है और यहाँ से अब ये जो टोकन सा निकलता है यहाँ से लेंगे और नेक्स्ट टोल पे जाके सबमिट करके और फिर वहाँ पर पे कर देंगे। अब मेरे साथ इशू क्या है कि जब मैं अपनी गाड़ी लूँगा तो मेरा जो स्टीयरिंग व्हील होगा वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरे को ना उतर के बार जाना पड़ेगा उस तरफ और फिर इसको पुश करना पड़ेगा। देखो अभी टोकन निकलेगा यहाँ से।
ये देखो बाहर आया, इन्होंने टोकन निकाल के रख लिया अपने पास। अब ये टोकन सेम ये जाके अगले टोल पे सबमिट कर देंगे। तो उतर के जाना पड़ेगा निकालने के लिए भी, और अंदर डालने के लिए भी उतर के जाना पड़ेगा, और पीछे जाम लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे आप देखो कितनी जल्दी जल्दी निकलती हैं गाड़ियाँ, तो मेरी वजह से फिर वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो ये इशू भी मेरे दिमाग में चल रहा था, अगर कोई होता को ड्राइवर सीट पर तो मेरी हेल्प हो जाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि ये तो सिर्फ टोल का मैंने आपको बताया, चेक पॉइंट्स पे पुलिस वालों से बात करना, उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाना, और टोटल 7 से 8 चेक पॉइंट्स है पूरे उस रूट पे, ठीक है। तो वो भी मेरे को बार बार उतर के दूसरी साइड जाके करना पड़ेगा। कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली इंडिया में ड्राइवर साइड राइट में, तो राइट हैंड साइड पे मिल जाता है आपको, बट चाइना में, इवन पूरे यूरोप में भी मेरे साथ यही होने वाला है कि लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उतर उतर के। एयरपोर्ट के नाम पे भूल भुलैया है भाई, पूरी भूल भुलैया, सीरियसली पता नहीं कहाँ गोल 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 गोल, मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था। अब यही है ना एंट्री, ये देखनी पड़ेगी एक बार। हाँ यही लग रही है वैसे मेरे को, बट नीचे थी यार, मतलब बेसमेंट में थी टैक्सी की। तो चलो है तो यही, एटलीस्ट कहीं से भी चला जाऊँगा, अंदर तो एस्केलेटर लगी हुआ है। देयर या यस यस, oh no, domestic, yeah, domestic, yeah, domestic, yes, it is closed, okay, हंस रहे हैं, ये क्लोज है ना ये वाला डोमेस्टिक डिपार्चर। मुझे डोमेस्टिक ही जाना तो सही बात है। अच्छा T5 डोमेस्टिक होगा, क्योंकि अभी तक जो मैं बैठा होता ना T3 था। अच्छा फिर मेरे को T5 आना पड़ जाता वहाँ से, बट चलो ये ठीक है, यहाँ से ओपन है तो यहाँ से एंटर कर जाऊँगा। वही एग्जैक्ट अमाउंट 73.30 युआन लगा मेरा RMB, ठीक है। तो जाते वक्त मेरा 73 लगा था, आते वक्त 30 पैसे, मतलब 0.30 युआन ज़्यादा लग गया। तो 85 करना है अब इनको टोटल, 86 लिख रहे हैं। चलो ओके फाइन, ओके कैश ऑल सेट टू लीव फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन। लगभग मैं सोया हूँ भाई 1 घंटा इसी वाले हार्ड प्लास्टिक पे, जहाँ पर लास्ट टाइम सोया था। सेम अभी भी याद है मेरे को, ऐसी नींद में ब्लॉ उठ के करता हुआ फ्लाइट के लिए निकल रहा था। लगभग 2 घंटे बचे हैं फ्लाइट उड़ने में। मैंने कहा चल यार एक बार वॉशरूम भी यूज़ कर लेते हैं, पानी वानी पी के निकलते हैं, क्योंकि अब यहाँ चाइना में ना सिक्योरिटी चेक में टाइम लगता है। मुझे यहीं का डर था सबसे कि क्या होगा यहाँ आगे सिक्योरिटी चेक में। तो देखते हैं क्या क्या ये लोग निकलवाते हैं। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं ट्रॉली में, सब कुछ चेक इन में चला जाएगा। कैबिन में मैंने बहुत कम रखा है सामान, मतलब नॉर्मल सामान है जो अलाउड होता है। बाकी खाना है मेन यार, खाना पैक कराया, वो ना निकलवा देंगे ये लोग। यहाँ पर तो इन्होंने सेल्फ चेक इन की मशीन बना रखी है, तो मैंने सोचा कि सेल्फ चेक इन पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सो गया। ज़्यादा नहीं सोया, कम सोया हूँ, बट बहुत लेट हो गया। तो मैंने कहा कि यार जाके करा लेता हूँ फटाफट। बट यहाँ पर तो इन्होंने बोला कि सेल्फ चेक इन ही है, डोमेस्टिक के लिए इन्होंने सेल्फ चेक इन का ही डेडिकेटेड एरिया बना दिया है, और अलाउड ही नहीं है नॉर्मल चेक इन। बताओ, अब चलो फटाफट देखते हैं यार करके कितना टाइम लगेगा यार इसमें। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि स्टार्ट प्रोसेसिंग, रीड द ID कार्ड एट द बॉटम, स्टार्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको यहाँ पे पुश करते हैं, ID कार्ड है शोन, ठीक है। क्या आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जियान टू कोलमोट की फ़्लाइट है मेरी, ठीक है। अभिषेक पांडे, ठीक है। रैंडम सीट सिलेक्शन, क्योंकि इसमें तो पैसे लग जाएंगे, मुझे करना नहीं है। कैबिन वाई, चलो प्रिंटिंग, अच्छा बोर्डिंग पास आ रहा है, ठीक है, नाइस। तो फटफट आ गया यार। ओके, प्लीज़ केयरफुली चेक द अबव फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू नीड टू चेक इन योर लगेज प्लीज़ क्लिक यस, इफ़ यस नो, ठीक है। बैगेज, ओके। अब बैगेज कैसे दूँ यहाँ पर, चेक बैगेज द सेल्फ चेक, अरे ये क्या हुआ, बैगेज है ना, इसका क्या करें यार। इन सेल्फ चेक इन मशीन से ना विद इन 10 सेकेंड्स आ गया मेरा बोर्डिंग पास, बट ये बैग कैसे जाएगा ये नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा मैनुअल चेक इन वाले काउंटर पर, उनको बताना पड़ेगा सेम। तो ऊपर जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ यार। मुझे लगा था यहाँ पर नॉर्मल चेक इन काउंटर्स बने होंगे, बट यहाँ पर नॉर्मल चेक इन काउंटर्स नहीं है, सेल्फ चेक इन ही है। बट यहाँ पर उन्होंने गाइडेंस के लिए कुछ लोगों को खड़ा कर रखा है, तो बस ये हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अलग से था बैगेज का ना एक प्रॉपर सेगमेंट दे रखा था, बट मेरे वाले में तो दिख नहीं रहा था यार। प्लीज़ कंफर्म द लगेज, पता नहीं क्या दिखा रहा था, डैमेज्ड। बाकी इन्होंने कहा ना इस तरीके से रखो जैसे उस पर बना हुआ है, क्योंकि स्कैन होगा अभी बैग।
मैं कहा अच्छा जी। पहले मुझे एक बार लगता था मैंने इसमें कुछ भी डाल के भेज दो, आज तक तो कुछ पता चला नहीं किसी को, बट ऐसा नहीं होता भाई, स्कैन होता है पूरा। इज इट डन? डन? ओके ओके ओके। अच्छा वेट ले रहे हैं अभी ये, कह रहे वेट करो। 18 kg कम कैसे हो? अच्छा मैंने नहीं यार 1 किलो की जैकेट थोड़ी होगी, पता नहीं यार 18 kg कैसे हो गया। मैंने जो लास्ट किया था 19.3 था। अच्छा अब ये रिसीट दे देंगे एक बैगेज क्लेम की, जो हमारी बोर्डिंग पास के पीछे लग जाती है ना, ऐसे रिसीट अगर आपका बैगेज नहीं मिलता है फिर ट्रैक करना होता है तो उस रिसीट से मिल जाएगा। चलो भाई आखिरी फ़्लाइट हमारी इस जर्नी की, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है भाई। अगली बार से कसम से मैं ऐसे 2-3 लेवर वाली फ़्लाइट तो कभी नहीं लेने का, और जब कनाडा से वापस आना होगा या यूएस से वापस आना होगा बीच में, तो भी कोशिश करूँगा भाई कि 2 लेवर में हो जाए। 2 लेवर में भी ऐसे कि इतना लंबे लेवर ना हो भाई, बैंड बज जाती है सीरियसली। बट चलो ठीक है, अब आज रात को अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे आफ्टर 3 और 4 आवर्स, और उसके बाद फटाफट रिपेयर करके फिर कल से प्रोबेबली अपनी जर्नी शुरू करेंगे। यहाँ के सिक्योरिटी चेक से तो भाई अलग ही इम्प्रेस्ड हूँ मैं, नो डाउट। खतरनाक सिक्योरिटी चेक होता है भाई चाइना में, मेनलैंड चाइना में खासकर बात करूँ तो, क्योंकि भाई मतलब कह रहा हूँ ना, शूज़ तक उतरवा लिए मेरे, शूज़ को एकदम टो के देखते हैं, हुडी वुडी सब कुछ उतरवा के टेस्ट करके सब कुछ चेक करके उसके बाद क्लियर किया मुझे। मैंने नाना करते टाइम लेते हैं अच्छा खासा यहाँ पर बंदे के ऊपर। Three hours later. ठंड का एहसास भाई मुझे लिटरली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद हुआ। इतनी भयंकर हवा आई ना मुंह पे, सीरियसली सारे एक्सप्रेशन जाम हो गए थे फेस के। और फाइनली हम लोग गोलमोड पहुंच चुके हैं आफ्टर 2 मंथ्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं गाड़ी देखने के लिए। बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मुझे पता है मीटर से नहीं जा रहे हैं, बट मेरे को भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी और एक ही कैब खड़ी थी सिर्फ, और मेरे पास ऑनलाइन कुछ था नहीं कि मैं ऑनलाइन बुकिंग कर सकूँ, तो मैंने कर ही ली। तो 50 युआन चार्ज कर रहे हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है लगभग 60 रुपये, 60 कह रहा हूँ सॉरी 600 रुपये के आसपास। ज़्यादा ही है बट कोई नहीं, चलो चलते हैं फटाफट पहुँचते हैं। भाई ठंड का बता रहा था मैं। अच्छा है मैंने शियान में ना अंदर एक हुडी के नीचे पहन ली थी इनर, वरना तो बैंड बच जाती। और मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊँगा उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी, और जैसे मैं रशिया एंटर करूँगा वहाँ क्या हाल होगा, फिर यूरोप फिर यूके, मतलब इस बार पूरा पीक विंटर घूमना है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ट्रिप स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने ये सोचा था जब तक मैं यूके पहुंचूंगा और कनाडा यूएसए पहुंचूंगा तब तक ठंड होगी, बाकी यूके तक मैं अच्छे मौसम में कर लूँगा। अच्छे मतलब ऑब्वियसली विंटर भी अच्छा ही होगा, मेरे को तो पसंद है विंटर्स, बट उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, क्योंकि सर्दी में ना बैंड बच जाती है भाई। ठीक है, सारी चीज़ें करने में वो तो अलग बात है कि चलो गाड़ी में रहना मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एक्सप्लोर करने में मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का। बट ठीक है चलो, अब एक्सट्रीम विंटर्स में घूमेंगे पूरा रशिया, और उसके अलावा अपना यूके और यूरोप भी। पहुंच गए भाई लेमांडे होटल, यहीं पर ही अपनी गाड़ी खड़ी है। एक बार चल के ना पहले मुझे रिसेप्शन पे बात करनी पड़ेगी गाड़ी के पास जाने से पहले कि यार आ गया हूँ मैं, क्योंकि 1 महीना बोल के गया था और लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो अब देखते हैं लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने पार्किंग के लिए भी 1 महीना बोला था, ऑब्वियसली इनका स्पेस मैंने 2 महीने तक ले रखा था। पैसों की बात नहीं है, चलो वो तो मैं पे दैट वन वो तो मैं पे करूँगा ही, बट उसके अलावा भी कहीं कुछ और नए सुनाने लग जाए मुझे कि यार 1 महीना बोल के लगभग 2 महीने तक आप गायब थे और ना ही कॉल किया ना कुछ, क्योंकि लग ही नहीं पा रहा था इनका नंबर। मैंने एडवर्ड से बोला, उन्होंने बोला करता हूँ, फिर हो ही नहीं पाया वो, बस यहीं अंदर ही खड़ी है गाड़ी। ले लिया भाई यहाँ पर रूम, बाकी सारी डिटेल्स ऊपर चल के बताता हूँ। बाकी अपने यही थे गार्ड साहब, हेलो इन्होंने ही मेरी गाड़ी पार्क कराई थी, तो देखते पहचान गए। बाकी अपना फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके चलते हैं ऊपर, रूम लेते हैं। और अभी इन्होंने बताया मेरे को कि मतलब मैंने इनसे बोला कि मुझे रूम भी चाहिए, तो इन्होंने बोला स्टैंडर्ड चाहिए कि आपको लग्जरी वाला चाहिए, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड चाहिए। तो उस दिन जब मैं रात में आया था ना, मेरे को यहाँ पे 7,500 हज़ार का रूम पड़ा था, और कोई ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि वो मेरे को लेके आया था, आपको याद होगा। बट अभी इन्होंने मेरे से डायरेक्टली आया, मैं ऑप्शन पूछा तो वो मेरे को इन्होंने बताया 290 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 3500। तो यार उससे सीधा 50% हो गया। तो एटलीस्ट चलो मेरे माइंड में, मतलब ऑब्वियसली महंगा है 3500, मैं इतना नहीं खर्च करूँगा आगे। दिमाग में जो चीज़ थी ना कि 6,500-7 हज़ार रुपये खर्च करना है, वो नहीं करना है मुझे। सिर्फ यहाँ पर 3,500 का रूम मिल रहा है, तो ये भी ठीक है। फटाफट गाड़ी देखनी है भाई, बस यहीं से राइट जाके सामने पार्किंग है। बट उससे पहले एक बार मैं सोच रहा हूँ कि रूम ले लूँ, ताकि वहाँ से गाड़ी देख के फिर सीधा ऊपर ही जाऊँगा। तो 300 युआन इनको दे देते हैं भाई। अच्छा मैंने वहाँ पर शियान में निकलवा ली थी, अगर नहीं निकलवाता ना मैं तो यहाँ पर ऑनलाइन पे करने को बोल रहा था, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट थी नहीं। थैंक यू।
इस टाइम में मुझे परेशान करना पड़ जाता फिर एडवर्ड को। चलो जी, ऑल सेट टू गो। अब ऊपर नहीं जा रहा, पहले जा रहा हूँ मैं गाड़ी के पास। और अभी मैंने बात भी कर ली, जो बेसिकली एरर रिमूव करवाने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी करवा देंगे इस टाइम में। इंडिया में इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। बट दिक्कत ये है सारी कि कहीं उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हुई है, क्योंकि मैं टर्मिनल हटाना भूल गया था, जैसे कि मैंने बताया। तो ओह सॉरी, थैंक यू। तो पासपोर्ट भूल गया भाई, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि वो भाई वो मशीन देखो, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, ये घूम घूम के भाई ऊपर नीचे जाती है। रूम का नंबर फीड कर दो इसके अंदर, सारी चीज़ें करती है अपने आप ही, देख रहे हो, बढ़िया है। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि कहीं इसकी बैटरी ना डिस्चार्ज हो गई है, सिर्फ एक समस्या है। सामान रख के फिर एक बार तसल्ली से नीचे आके देखता हूँ। रूम टूर दे देता हूँ भाई, इसको पहले डालो इसके अंदर। यहाँ पर एंट्री लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे स्विचेस दे रखे हैं, जिनको मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। थोड़ा खेल लिया था जब आया था, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं। और लेफ्ट में एंट्री लेते हैं वॉशरूम, नीट एंड क्लीन सा वॉशरूम। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे शावर एरिया दे रखा है, बहुत प्यारा सा। इसमें भी देखो गाने वाने चला सकते हो, जैसा कि उस बड़े वाले रूम में था ना, लगभग सारी चीज़ें सेम है। और इनका जो ये सारा सामान है ना, शैम्पू, कंडीशनर, ये सब कुछ, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पर अपना वॉश बेसिन, बढ़िया सा नीट एंड क्लीन मिरर। इधर अपना पॉट दे रखा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक है ये भी, ठीक है। मतलब साइज छोटा है बस, वैसे तो सब कुछ ठीक है। और इधर आ जाता है अपना बेडरूम, इधर वार्डरोब दे रखी है, बेड है नीट एंड क्लीन सा। ओह हो, मस्त बेड है इनका। एक ऐसा सोफा लास्ट टाइम पे था। व्यू देखते हैं भाई बैल्कनी का, ओ व्यू देखते हैं भाई बैल्कनी का, बढ़िया भाई, एक नंबर व्यू, सही है। चलो, पिछली बार ऐसा व्यू मिला नहीं था मुझे, बट ठीक है। इधर एक राउंड टेबल दे रखी है, पानी वानी है, टीवी है, सब कुछ सॉर्टेड है। यहाँ पर हाँ, एयर फ्रेशनर भी दे रखा है, जो एयर प्यूरीफायर होता है रूम का। बैग रखो और चलो नीचे, बहुत हो गया, बहुत देर वेट कर लिया। अब एक बार OBD स्कैनर लेके जाऊँ, नहीं यार बैग नहीं, पर पहले देख के आता हूँ हो भी रही है गाड़ी ऑन की नहीं हो रही है, आके फिर देखेंगे। चलो जी, एक्साइटमेंट में कीज़ ही लेना भूल गया था भाई, वापस आके कीज़ भी ले लिया। और अभी मेरे को ना अचानक से एकदम से याद आई ताशी की, क्योंकि लास्ट टाइम ताशी ने यहाँ पे मुझे गुड बाय किया था इसी होटल में, और उसके बाद वो अपना निकल गया था अपने घर, और मैं निकल गया था यहाँ से फिर इंडिया। ठीक है, चलो अब आगे की जर्नी हमें बिना ताशी के करनी है कंप्लीट। खुल जा सिम। अरे अंदर खुलेगा क्या? हाँ, ठंडी हो रही है भाई बाहर, भयंकर। गाड़ी कहाँ है मेरी? वो ये खड़ी है भाई अपनी थार। चलो पहले पास चलते हैं गाड़ी के, गंदी हो गई होगी बहुत ज़्यादा, इतने दिन से खड़ी है। गाड़ी स्टार्ट हो जाए यार, मज़ा आ जाएगा। वैसे मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि 2 महीने से खड़ी हुई है लगभग, और बैटरी का जो टर्मिनल में हटाना भूल गया था, जैसे कि मैंने बताया। तो 100% श्योर हूँ मैं कि नहीं स्टार्ट होगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम वापस से आ गया हूँ भाई ड्राइविंग सीट पे। चलो जी, कर दें स्टार्ट। बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। चलो ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज है इसकी, यही उम्मीद थी मेरे को वैसे कि डिस्चार्ज ही रहेगी, ठीक है। देखो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। चलो कोई नहीं, अब इसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, चलते हैं भाई रूम में। बाकी ये देखो, ये रही ना OBD की लाइट, लेके आया हूँ डॉक्टर, और इसको ठीक करा के और फिर शुरू करेंगे। कल वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये काम ना मेरा, इसका ये अपना जो बैटरी वाला काम है और मैं इसका एरर हटाना, ये दोनों काम मैं फटाफट सुबह ही कर दूँ, सो दैट अगर मेरे को सूट मास्क की इशू आता है तो दोपहर तक करके मैं कल ही निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा कल एक दिन एक्स्ट्रा रुक के यहाँ पर मन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि एक दिन आने करते मैं वेस्ट ही करूँगा, और फालतू में यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं, कि गोलमुड़ मुझे घूमना नहीं है। बाकी पीछे पूरा सामान भरा पड़ा ही है। अरे क्या हो गया? अच्छा, बंद नहीं हुई ठीक से, इसको बंद कर देते हैं। चलो जी, अब हो गई बंद, इसको करते हैं लॉक। सुबह बुलाएंगे मैकेनिक को, और फिर इसकी करेंगे बैटरी चार्ज, और फिर इसका इलाज। गंदी तो बहुत हो गई, चलो वॉश भी गली करा लूँगा। इसकी पीछे की एंट्री पे ना कितनी मोटी कर्टन लगा रखे हैं इन्होंने, देख रहे हो, एकदम कुशन वाली है, ताकि हवा अंदर ना जाए। और यहाँ पर शीशे जैसा कुछ लगा रखा है, प्लास्टिक जैसे, ताकि अंदर बाहर देख सकें। सोचो कितनी ठंड होती है यहाँ पे, कि अंदर अपना टेम्परेचर कंट्रोल रहे। चलो जी, बाकी दिन में आपने देखा ही था, ये मैं पैक करा के ले आया था इंडियन रेस्टोरेंट से। इसमें पनीर की सब्जी है और ये बिरयानी है। मेरा मन हो रहा था तो एक तो बाइट मैंने चख ली थी। बट खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, लिटरली इतनी भयंकर नींद आ रही है ना। अब कल का शेड्यूल ये है कि सुबह मुझे मैकेनिक को बुलाना है, भी एडवर्ड से मैंने बात करी है। मैकेनिक बुला के सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, और गाड़ी स्टार्ट होते ही फिर मुझे OBD स्कैनर लगा के एरर हटाना है। उसके बाद देखते हैं अगला टास्क क्या होगा। अगर
ठीक होगा, सूट मास नहीं होगा ज़्यादा तो बहुत अच्छा है, तुरंत ही निकल जाऊँगा मैं कल ही। और अगर सूट मास होता है तो फिर शायद से मुझे कल के दिन रुकना पड़ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली परसों से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दूंगा। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। एक और चीज़ भाई, मैंने ये चीज़ देखी है, व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, बट नॉन सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे लोग हैं। तो सीरियसली यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अगर अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाओ। वो जो नंबर है ना व्यूज़ का वो तो बढ़ता जा रहा है, बट सब्सक्राइबर्स का नहीं बढ़ रहा है। वो भी बढ़ेगा तो मोटिवेशन और ज़्यादा आएगी मुझे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलता हूँ आपसे कल।